नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूपी में 2 बजे तक 35.88% मतदान हो चुका है। आपको बता दें, ये जानकारी सामने आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि फिरोजाबाद की अगर बात कर ले तो 24.67% और काशगंज की अगर बात की जाए तो 37.62% वोटिंग हो चुकी है। वहीं फर्रुखाबाद में भी आपको बता दें 35.10% वोटिंग हो चुकी है। कन्नौज में 37.90 वोटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही कानपुर नगर में 24.56% वोटिंग हुई है। कानपुर देहात की बात की जाए तो 34.43% वोटिंग हो चुकी है। हम आपको बता रहे हैं यूपी में ही 2 बजे तक वोट प्रतिशत कितनी हो चुकी है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिरोजाबाद में 24.67% वोटिंग हो चुकी है। काशगंज की अगर बात की जाए तो 37.62% वोटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही कन्नौज में भी 37.90% वोटिंग हो चुकी है। अगर इटावा की बात कर ले तो 26.26% वोटिंग हो चुकी है। कानपुर देहात की भी बात कर लेते हैं, वहां पर आपको बता दें कि 34.43% वोटिंग हो चुकी है। और कानपुर नगर में भी बात की जाए तो वहां पर भी वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। और ललितपुर में ही 42.10% वोटिंग हो चुकी है। हाथरस की अगर बात की जाए तो 36.61% वोटिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में 24.67% वोटिंग हो चुकी है। काशगंज में भी 37.62% वोटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही फर्रुखाबाद में भी 35.10% वोटिंग हुई है। और कन्नौज में बात की जाए तो 37.90% वोटिंग हो चुकी है। जालौन में भी आपको बता दें कि 37.43% वोटिंग हुई है। झांसी में भी 32.83% वोटिंग हुई है। ललितपुर में 42.10% वोटिंग हुई है। हमीरपुर में 35.83% वोटिंग हुई है। और फिरोजाबाद की अगर बात कर ले तो वहां पर भी 24.67% वोटिंग हुई है। और काशगंज में ही 37.62% वोटिंग हुई है। इटावा में अगर बात की जाए तो वहां पर भी आपको बता दें कि 36.26% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं यूपी में 2 बजे तक वोट प्रतिशत कितना रहा है, अभी तक मतदाताओं ने कितनी वोटिंग की है। इसके साथ ही कानपुर देहात में 34.43% वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि हाथरस को भी बड़ा अच्छा गढ़ माना जाता है। इसमें भी आपको बता दें 36.61% वोटिंग हुई है फिलहाल। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी और बिहारियों को लेकर सीएम चन्नी द्वारा दिए गए विवादित बयान पर आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ही प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो प्रियंका क्या बोलेंगी जो चन्नी के बगल में खड़ी होकर बिहार को गाली दिलवाने का काम कर रही थी, और जब गाली दी जा रही थी तो वो हंस रही थी। गिरिराज ने सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि वो पंजाब में बहू बनकर गुरु गोविंद सिंह को ही गाली दिलवा रही थी, संत रविदास को गाली दिलवा रही थी। केंद्रीय मंत्री ने शायरी के जरिए ही हमले करते हुए कहा है कि अपने दिल से पूछिए पराये दिल का हाल। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि राजतंत्र तो चला गया है, लेकिन कांग्रेस के अंदर आज भी राजतंत्र है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में नेहरू परिवार को छोड़कर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है, उन्होंने साफ तौर पर दावा करते हुए कहा है कि पंजाब चुनाव में कांग्रेस निराश और हताश है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी लगातार कर रही है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में तमाम खुलासों के दावों के बीच ही शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बड़ा जुबानी हमला किया है। शिवसेना नेता ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के दावों पर कहा है कि नारायण राणे धमकी दे रहे हैं कि उनके पास हमारी कुंडली है, धमकियां ना दें और आपकी भी कुंडली हमारे पास है, आप केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र है, यहाँ ना भूले हम आपके बाप हैं। और इसका मतलब आप बखूबी जानते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी एक बंगले को लेकर ही मुंबई महानगर पालिका ने ही नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि बीएमसी की एक टीम परिसर का
निरीक्षण करेगी और तस्वीरें खींचेगी। संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर भी जमकर हमला किया है। आपको बताते चले कि शिवसेना सांसद ने ही कहा है कि आप घोटाले के दस्तावेज केंद्रीय एजेंसियों को दे और मैं आपको दे दूंगा, और इसके साथ ही धमकी मत दो, हम डरेंगे नहीं। पालघर में ही उनके 260 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ये किरीट सोमैया के बेटे के नाम पर है और उनकी पत्नी निदेशक है। इसकी जांच होनी चाहिए कि उन्हें पैसे कैसे मिले। यूपी में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण मतदान का लगातार जारी है और आपको बताते चले, और इसी सिलसिले में एटा समेत जनपद की चारों विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी हो रहा है और जिले में ही दोपहर 1 बजे तक 42% से ज्यादा मतदान हो चुका है। अब तक सबसे अधिक मरहरा विधानसभा क्षेत्र में वोट पड़े हैं। यहां पर आपको बता दें कि 44.57% मतदान हो चुका है, जबकि सबसे कम एटा सदर विधानसभा में 38.52% मतदान हुआ है। लोगों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जानकारी दे रहे हैं आपको कि एटा में भी मतदान लगातार जारी है। यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के एटा जिले में ही 1 बजे तक 42.31% तक का मतदान हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही। एटा जिले की मरहरा सीट की बात कर रहे हैं हम। यूपी में ही तीसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। मतदाता वहां पहुंच रहे हैं और अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर ही एटा से कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या जानकारी है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं 104 विधानसभा सदर सीट पर खड़ा हूं। यहाँ पर लोग चुनाव के लिए मतदान करने लगातार आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है, इस बार मतदान पूरी शांतिप्रिय तरीके से हो रहा है। कोई भी स्कूल नहीं है, जगह जगह पुलिस फोर्स मौजूद है, बीएसएफ के जवान मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में अलीगंज से असंबंधित एरिया था और चुनाव में कई ऐसे उपद्रव हुए जिससे कि लोग पहले से प्रशासन ने पहले से एक पूरे से मुस्तैदी दिखाई है। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं वहां पर? जी, सुरक्षा के इंतजाम के लिए बीएसएफ के जवान तैनात हैं। जगह जगह उड़न दस्ते लगाए गए हैं। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध वाहनों को भी चेक किया जा रहा है। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रही है और इस बार पिछले मतदान के वजह इस बार मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो विकलांग हैं वो भी क्या नाम है वोट देने के लिए आ रहे हैं। किसी का सहारा लेकर आ रहे हैं या फिर किसी वाहन से, लेकिन वो इस बार मतदान जरूर कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि सामने वोटिंग चल रही है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बीएसएफ के जवान तैनात हैं, हमारे साथ यूपी पुलिस के जवान भी तैनात है। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए, और हम आपको बता दें, ये अभी विकलांग है और इतना उत्साह है, बुजुर्ग होने के बावजूद भी यह चुनाव में मतदान देने के लिए पहुंचे हैं। जी कपिल, उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए कि क्या लग रहा है उन्हें इस समय वोटिंग को लेकर, किस मुद्दे को लेकर वो वोट कर रहे हैं? इस बार मतदान दिया, एक बार हम बात करेंगे। एक मिनट हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। अच्छा, ओम प्रकाश यादव जी, इस बार आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव? हम जा रहे हैं विकास हो देश का विकास। जी जी जी, बच्चे जो हमारे चल रहे हैं। जी जी, तो चलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि बुजुर्ग है और विकलांग भी है। मैं चाहूंगी कि आप उनसे एक बार पूछे कि जैसे वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है तो वहाँ पे व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है उनके लिए? व्हील चेयर के लिए उनसे मेरी बात हुई, अभी वो थोड़ा चलने में परेशान, उनका ऑपरेशन हुआ है और थोड़ा परेशान भी है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मतलब हम बात करने में असमर्थ भी हैं। जी, और मैं किसी से बात करूंगा। और लोगों से भी अगर आप बात करें तो पता चले कि किस मुद्दों को लेकर वो वोट कर रहे हैं फिलहाल। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सदान सिंह, आपने जो वोट दिया है, मतदान किया, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है और क्या लग रहा है आपको? क्या होना चाहिए, मतलब आपने वोट दिया, क्या होना चाहिए?
जी जी जी, बताने में थोड़ा असमर्थ हो रहे हैं क्योंकि वो भी बुजुर्ग हैं और हम और मतदान जो वोट करके आ रहे हैं या वोट के लिए जा रहे हैं हम उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। आप वोट दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हैं जी? आपको बता दें कि यूपी के एटा जिले में ही 1 बजे तक 42.31% मतदान हुआ है। मतदाताओं की कतार वहां पर देखने को मिल रही है। एटा जिले की बात कर रहे हैं जहां पर मतदाताओं की कतार लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ईवीएम मशीन खराब होने की भी लगातार खबरें सामने आ रही थी। फिलहाल यहां पर सब कुछ सही चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। एटा जिले की मरहरा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग लगातार जारी है। यूपी के तीसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और मतदाता भी सुबह से ही मतदान करने के लिए वोटिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। यूपी के एटा जिले में ही 1 बजे तक की अगर बात कर ले तो 42% से ज्यादा प्रतिशत जो है वो वोटिंग हो चुकी है। यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें कि लोगों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मतदाता सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और यूपी के एटा जिले में ही 1 बजे तक वोटिंग का जो प्रतिशत है वो भी सामने आ चुका है। 42% से ज्यादा वोटिंग वहां पर हो चुकी है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर ही शाम के 6 बजे तक वोटिंग लगातार जारी रहेगी और मतदाता भी वोटिंग करने के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं। एटा जिले की मरहरा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मतदान सुबह से ही जारी है। 7 बजे से लगातार पोलिंग बूथ पर मतदाता पहुंच रहे हैं और वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। अगर वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि हाथरस से भी खबर सामने आ रही थी कि जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है, लेकिन फिलहाल वहां पर भी वोटिंग जारी है। यूपी के तीसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। यूपी के एटा जिले की अगर बात की जाए तो वहां पर भी लगातार मतदाताओं की लाइन लगी हुई है वोटिंग के लिए और सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कपिल हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या अब इंतजाम देखने को मिल रहे हैं वहां पे? जी, मैं आपको बता दूं, इंतजाम के लिए इस बार क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के चलते विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर प्रशासन ने यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और टेम्परेचर लगातार चेक किया जा रहा है। आप देखिए सैनिटाइजर रखा हुआ है और जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें बिना सैनिटाइजर के अंदर नहीं भेजा जा रहा। दूसरी चीज क्या है, इस बार चुनाव में मास्क सबसे बड़ा जो है मुद्दा, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो मास्क लगा के आ रहे हैं और जो बिना मास्क के अंदर प्रवेश कर रहे हैं मतदान के लिए, उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है आप घर जाइए, घर से मास्क लेके आइए, उसके बाद मतदान कीजिए। इस बार खास बात ये रही कि अगर किसी को वायरस ना फैले इसके लिए लोगों को ग्लिव्स भी दिए जा रहे हैं। ग्लिव्स के चलते लोग ग्लिव्स पहनकर मतदान बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन में जाकर बटन दबा रहे हैं उसका। जी कपिल, जैसे आप बता रहे हैं सैनिटाइजर का जो वहाँ पे रखा गया है, इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की कितनी पालना हो रही है? क्या लोगों ने दूरी बना रखी है? कोरोना को लेकर आखिर कितने लोग सतर्क नजर आ रहे हैं वहाँ पे? कोरोना वायरस को लेकर माने तो कोरोना वायरस को लेकर यहाँ लोग जागरूक हैं। लोग आ रहे हैं, अपने आप मास्क लगा रहे हैं, घर से मास्क लेके आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बूथ पर ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बीएसएफ के जवान भी तैनात है, वो भी मास्क लगाए हुए हैं। पुलिस के जवान या पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, वो भी मास्क लगाकर अंदर आ रहे हैं। महिलाएं, लेकिन महिलाओं में खास बात यह, महिलाएं मास्क का प्रयोग नहीं कर रही, लेकिन वो अपनी साड़ी से अपने मुंह को ढके हुए हैं और बराबर उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। जैसे कि अब हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं, वो लगातार महिला वहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले में महिलाएं कम ही नजर आती हैं, लेकिन वोटिंग के मामले में महिलाएं वहाँ पर कितने प्रतिशत नजर आ रही है? यहाँ पर सुबह से ही, क्योंकि महिलाओं का घरेलू काम होता है, घर का काम निपटाकर जो महिलाएं सुबह वोटिंग कर गई, लेकिन उसकी संख्या कम थी। लेकिन अब महिलाएं अपना घर का काम निपटा कर या घर का कहें तो घर का काम खत्म करके वो महिलाएं उत्साह के साथ बूथ पर पहुंच रही हैं और बूथ पर पहुंचने के बाद महिलाएं मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। मुझे लगता है
अभी पूरा परसेंटेज जब निकाला जाएगा तो उसका परसेंटेज जो है, मतदान का परसेंटेज इस बार बढ़कर आएगा, ये मुझे उम्मीद है। कपिल, मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे महिलाएं भी बहुत कतार में लगी हुई हैं। क्या उनसे जानने की कोशिश करेंगे आप कि किस तरह से वो घर के काम पूरे करके अब वोटिंग करने के लिए आई है? बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल महिला निकल रही है, महिला जा रही है, आइए कैमरा पर्सन से कहेंगे महिलाओं को दिखाएं और महिलाओं से बात करते हैं किस तरह वो घर का काम खत्म करके और वो यहाँ पहुंच रही है और बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है, जिसे पूछेंगे क्या नाम है आपका? रानी गुप्ता। अच्छा रानी गुप्ता जी, आप वह वोट देने आई हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने आई हैं, क्या आप अपना घर का सारा काम खत्म करके या पहले क्यों नहीं आई, क्या हुआ था? सारा काम खत्म करके आई हैं और दिन में सुबह भीड़ होती है ना, सुबह भीड़ होती है, काम भी होता है आपका। अच्छा आपका मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप क्या नाम है वोटिंग करेंगी? भाई हम ये तो नहीं बता। नहीं सिर्फ मतलब आप क्या चाहती हैं, विकास चाहती हैं या शिक्षा चाहती हैं? विकास चाहते, शिक्षा भी चाहते बच्चों को। जी 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 जी, आप क्या है? कल्पना गुप्ता जी से बात करेंगे। मतलब आप ये वोटिंग करने आई हैं, आप मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अभी निकाला तो मास्क डाल के आए। नहीं मास्क लगाइए, मास्क का देखिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए आप और मास्क का। अच्छा ये बताइए, आपने घर का काम खत्म करके आई होंगी आप वोट देने, ठीक है, आप किन मुद्दों को लेकर वोट देना चाहती हैं? क्या मुद्दा है? विकास है, रोजगार है, क्या मुद्दा है आपका? रोजगार भी है बच्चों के और पढ़ाई लिखाई से भी ऊपर दोपहर में थोड़ा सा और क्या है। जी 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 सरकार कोई जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता रहा था कि महिलाएं अपने घर का काम खत्म करके वो वोटिंग के लिए आ रही हैं और उनका कहना है कि उनका जो प्रमुख मुद्दा है इस बार विकास है, रोजगार है, इन्हीं मुद्दों को लेकर वो वोट कर रही हैं, वो वोट कर चुकी हैं और अपना मतलब इंटरेस्ट भी दिखा रही हैं वोटिंग करने के लिए। जी, मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। तीसरे चरण का ये वोटिंग चल रही है और इससे पहले भी 2 बार वोटिंग हो चुकी है, तो अब इस बार कौन से मुद्दे इनके पास रहने वाले? जी, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, महिलाओं में सबसे ज्यादा सुरक्षा को लेकर महिला वोट दे रही है। मेरी बात क्योंकि मैं लगातार सुबह ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रहा हूँ, तो मेरी महिलाओं से लगातार बात हो रही है। अभी फिलहाल महिला लंबी लंबी लाइनों में, जैसे मैं कहूँगा आप लाइनें दिखाए, महिलाएं लाइनों में लगी हुई हैं और वोटिंग के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। महिलाओं का सबसे बड़ा, महिला जिस मुद्दे को लेकर वोट दे रही है, सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए ये है महिलाओं की सुरक्षा। वो कह रही हैं जो सरकार उनको सुरक्षा देगी, जो सरकार उनको इज्जत देगी, जो सरकार उनको सम्मान देगी, उस सरकार को चुनेंगे और उस सरकार को वोट देंगे। जी जी कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी मामले पे जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि एटा जिले की मरहरा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, ये जानकारी सामने आई थी। और आपको जानकारी दे दें कि यूपी में तीसरे चरण का चुनाव लगातार जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोगों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर गुजरात के अहमदाबाद सीरियल बम धमाके में ही आए कोर्ट के फैसले में बम धमाके के 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है और जिसमें यूपी के बिजनौर का तनवीर भी निकला है। और यूपी, आपको बता दें कि इसको लेकर भी पुलिस ने ही तनवीर को घर के डेरा डालकर ही बारीकी से परिवार वालों से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। हालांकि तनवीर के परिवार वालों ने ही कहा कि वैसे तो तनवीर बेकसूर है, लेकिन फिर भी अगर वह दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद तनवीर के परिजनों के चेहरे मुरझाए हुए नजर आए हैं, लेकिन जिन बेकसूर लोगों की जान गई है उनके बारे में भी बात की जा रही है और पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। ये हमारी शादी से पहले गए हुए, 87 नवंबर को हमारी शादी हुई है, उससे भी पहले के गए हुए। अच्छा, तनवीर आपका क्या था? साला था। शादी कब हुई आपकी? 87 नवंबर को। उससे पहले ही वहाँ गए हुए थे? उससे पहले गए हुए। शादी वहीं से हुई, सूरत से? नहीं, वहां से यहाँ आगे उन्होंने शादी करी, उनका यहाँ मकान था। अच्छा, मकान कब बेचा लगभग? करीब 15-16 साल हो गए होंगे, अंदाजा ही बता रहा हूँ, इतना टाइम होता। बेकरी का पापा का काम करते, वहाँ भी बेकरी है उनकी सूरत में, वहाँ भी बेकरी, सारे बेकरी का काम करते हो पापों का। उनका कारोबारी बेकरी का। पश्चिम बंगाल सरकार में उपभोक्ता मामले, समय सहायक समूह और स्वरोजगार मंत्री साधन पांडे का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया है
और उन्होंने 71 साल की आयु में ही अंतिम सांस ली है। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और ममता ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, पार्टी नेता और कैबिनेट मंत्री साधन पांडे का आज सुबह निधन हो चुका है और लंबे समय से एक अद्भुत रिश्ता रहा है और इसके साथ ही इस नुकसान पर गहरा दुख भी उन्होंने जताया है। उनके परिवार, दोस्तों और अनुयायियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी उन्होंने जताई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में मंत्री साधन पांडे को फेफड़े में ही गंभीर संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दौरान उनकी स्थिति काफी गंभीर हो गई थी और उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष में ही वेंटिलेटर पर रखा गया था। बाद में थोड़ी स्थिति सुधरने पर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से आज उनका निधन हो गया। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों द्वारा रेप की आशंका जताई गई है। बताते चले आपको कि नाबालिग की लाश घर के ही कमरे में पड़ी हुई मिली थी और इस मामले में थाना कोतवाली देहात थाना प्रभारी का कहना है कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया गया है और अन्य जांच पड़ताल फिलहाल करवाई जा रही है। अन्य कारणों का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही चल पाएगा। इसे देखना पड़ेगा, अभी तो इसकी कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही। जो भी होगा बारीकी से बारीकी में इसकी जांच कराएंगे और पूरा जो ऐसा मुलजिम तक पहुंचा जाएगा। लटका के तो नहीं, इसके गले पे निशान है, गले में रुपट्टे का निशान है जो है मौके पे देखा गया। वो तो सब फोटो वोटो भी है। अब जो भी है इसका बारीकी। एटा के थाना जेथरा एसएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार ने ही 103 अलिंगंज विधानसभा क्षेत्र में फर्जी मतदान करने वाले 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल टीम ने ही 1.5 दर्जन से ज्यादा फर्जी मतदान करने मामले में अलग अलग बूथों से लोगों को गिरफ्तार किया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। वोटिंग करने का मामला सामने आया है, जहां पर 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, वोटिंग के सिलसिले में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो फर्जी वोटिंग कर रहे थे। ये जानकारी सामने आ रही है। चलिए, यूपी के कुल पहाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के कुल पहाड़ से बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में तीसरे चरण के मतदान जारी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी के कुल पहाड़ से खबर सामने आ रही है। हाथरस में दोपहर 3 बजे तक 48.43% वोटिंग हुई है। यूपी में ही तीसरे चरण का मतदान जारी है। कुल पहाड़ तहसील से महुआ में ईवीएम खराब की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बूथ संख्या 249 में से 2 घंटे में मतदान बाधित। यूपी में ही तीसरे चरण के मतदान जारी है। आपको बता दें, ये जानकारी सामने आ रही है। हाथरस में ही दोपहर 3 बजे तक 48.42% मतदान हुआ है। हाथरस की बता रहे हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूपी में ही तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है। उससे पहले ही मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है। हाथरस में दोपहर 3 बजे तक जो वोटिंग है वो हम आपको बता दें कि 48% तक वोटिंग हो चुकी है। यूपी में तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। हाथरस की अगर बात कर ली जाए तो सिर्फ दोपहर 3 बजे तक 48.42% वोटिंग हुई है। सुबह से वोटिंग लगातार जारी है 7 बजे से और शाम के 6 बजे तक वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मतदाता भी पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए और इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर पंजाब की बात कर ले तो पंजाब में भी वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। तो सर बताइए, फिर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है, क्या लग रहा है आपको?
बिल्कुल बिल्कुल, वोटिंग हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। और चाहे पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह जनता ने मूड बना लिया है कि एक अच्छे सुशासन सरकार को वोट देना है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं वो जग जाहिर है। लॉ एंड ऑर्डर हमने जितना अच्छा उत्तर प्रदेश में दिया है, तो पंजाब भी आज इसी चीज को देख रहा है कि जब बीजेपी एक जो जहां पर स्थिति इतनी भयानक थी, उस राज्य को इतना अच्छा बना सकता है, बढ़िया विकास दे सकता है, जहाँ रोडों के जाल बिछा सकते हैं, जहाँ अच्छे हॉस्पिटल दे सकते हैं, तो वो पंजाब में भी अगर सरकार बीजेपी की। कैप्टन आई सिंह जी, जैसे कि आप बता रहे हैं पंजाब में भी बीजेपी आएगी, लेकिन आपको शायद याद होगा कि किसानों का जब आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा कि किसानों का जो मुद्दा रहा था वो कितना गंभीर रहा था, और उसको लेकर भी क्या लग रहा है इसको लेकर कि किसान वोट जो है वो बीजेपी को करने वाले हैं या नहीं करने वाले? कैप्टन आई सिंह जी, आपके पास आवाज आ रही है? चलिए, कैप्टन आई सिंह से लगता है कि संपर्क टूट चुका है, इसलिए हम नहीं, फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में तीसरे चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है, वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि यूपी में तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है।